हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के जो है ना, हिंदी के जो है ना, गद्य खंड। इसमें देखिए जो होता है ना, टोटल जो है ना, इसमें इसमें हम लोग यदि खंड के बारे में यदि बात करेंगे विशेष सूची में, तो गद्य खंड और गद्य खंड में 13 अध्याय हैं और काव्य खंड में भी 13 अध्याय है। और इसके बाद प्रतिपूर्ति में 3 अध्याय है, जो कि इसमें से हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड में गद्य खंड। और प्रथम अध्याय आपका है बातचीत, और जिसके कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। ये आपका ये बुक है और इसी को हम लोग, ठीक है ना, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, बातचीत के कवि यदि बात करेंगे हम लोग, तो कवि बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके कवि कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका जन्म यदि बात करेंगे हम लोग, लेखक का जन्म, तो 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनकी माता जी का नाम था पार्वती देवी। पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिलाएं थी, जिन्होंने उनके मन में, किसके मन में? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई कि बेटा पढ़ो, पढ़ लिख लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके बाद प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। और इसने, इसकी वृत्ति के बारे में यदि बात करें हम लोग, 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन इसने किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत अध्ययन अध्यापक रहे। मतलब जो है ना, प्रयाग जो थे ना, प्रयाग में इसने CAV स्कूल था और उसमें संस्कृत के यह अध्यापक रह चुके। 1888 में कस्य अस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे पूर्णतः लेखन कार्य में निर्भर रहे। अब यदि इसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में यदि बात करेंगे, तो इसकी प्रमुख रचनाएं जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, यदि उपन्यास के बारे में आप, कई बार बोर्ड एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है, तो इस पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उपन्यास जो है ना, इसके प्रमुख उपन्यास रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, सो अजान एक सुजान, मुक्त बेरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये इस सब उपन्यास है। इसके बाद यदि नाटक, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करेंगे, इसके प्रमुख नाटक क्या है, तो इसके नाटक जो है ना, पद्मावती है, किरीतारा जुर्ण्य है, बेनी संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, रेल का विकट खेल आदि इसके ये प्रमुख नाटक हैं। इनके बाद प्रसन्न के बारे में यदि बात करेंगे, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। निबंध के बारे में यदि बात करेंगे, तो इसने लगभग जो है ना 1000 निबंधें लिखी है। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। और जिनमें उनके अत्यंत महत्वपूर्ण है संग्रह और भट्ट निबंध माला, 2 खंडों में है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग और थोड़ा कवि के बारे में हम लोग जाने। बालकृष्ण भट्ट के बारे में कहता है कि वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में से एक थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट थे। कहता है कि वे हिंदी के महान पत्रकार थे।
बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, हिंदी के महान पत्रकार थे और आलोचक माने जाते थे, और वह निबंधकार भी थे। उन्होंने समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि विषयों पर गहन लेखन किया। बालकृष्ण भट्ट ने समाज सुधार के लिए जो भी मतलब प्रयास होता था, वह लेखन के माध्यम से वह प्रकाशित करता था, और उनका साहित्य जन जागरण, राष्ट्र चेतना से जुड़ा हुआ था। उन्हें उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचक का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है, और उनके निबंधों में जन जीवन यथार्थ सामाजिक चेतना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कभी परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना अध्याय की ओर चलेंगे। तो अब हम लोग जो है ना अध्याय की ओर चलेंगे और जानेंगे कि बातचीत है क्या। हम लोग जानते हैं हम लोग को जो है ना भगवान ने जो है ना बहुत सारी शक्तियां दी है, देखने की, सुनने की, चलने की, किसी भी चीज का अनुभव करने की। लेकिन उसमें से एक ऐसी शक्ति है जिसको हम लोग वाक शक्ति बोलते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो एक गूंगे के जैसे होती, यह सृष्टि एक गूंगा होता। यदि मानव जाति को ईश्वर ने सब कुछ दिया होता और बोलने की वाक शक्ति नहीं दी होती तो समझिए कि वह सृष्टि एक गूंगी होता और एक कोने में लुंज पुंज के जैसा बैठे रहते। तो हम लोग जानेंगे यह एक निबंध है, कहानी नहीं है। ध्यान रखना है बच्चों, बातचीत या ये क्या है, निबंध है, और जिसके कवि है, जिसके लेखक है कौन, बालकृष्ण भट्ट है। तो जानेंगे हम। कहते हैं, इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार, इससे तो सभी स्वीकार करेंगे अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें उनमें से वाक शक्ति भी एक है। कहता है ना कि ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां दी है। अब देखिए, इंसान कहां से कहां नहीं चला गया, चंद्रमा पे चला गया, क्या क्या नहीं किया। इस सृष्टि को विनाश करने वाले ऐसे ऐसे बम भी उसने, बम का भी आविष्कार उसने कर लिया। तो मनुष्य जो है ना बहुत दूर पहुंच चुका है, लेकिन उसमें से जो है ना एक वाक शक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जो है ना मनुष्य की इंद्रियां जो है अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो न जाने यह सृष्टि गूंगी होती। क्या होती, गूंगी होती। और कहता है कि सब लोग लुंज पुंज हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। तो भट्ट जी कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो हम लोग को वाक शक्ति दी गई है बहुत अच्छी शक्ति है, और उसका जो हम लोग को ईश्वर के द्वारा वह वरदान में मिला है। और यदि वाक शक्ति न होती तो हम एक लुंज पुंज के जैसे रहते, और सुख दुख जो है ना उसका अनुभव हम लोग एक दूसरों को नहीं बता सकते। इस वाक शक्ति इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है।
बातचीत में वक्ता अर्थात जो बोलता है को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुल पीठ पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नंदा पीठ की भांति घड़ियों तक साहबान मंजलिस चेयरमैन मतलब जो है वाक शक्ति के अनेक फायदे भी हैं और वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। हम लोग कहीं कहीं पर कथा प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं या कहीं पर बातों का जो है ना डिस्कस होता है, कहीं पर जो है ना स्टेज पे वक्ता जाकर स्पीच देता है और अपने स्पीच से उस पब्लिक को किस तरह से अपनी ओर वो आकर्षित करता है, उसमें वह शक्ति होती है बात करने की कि किस तरह से हम पब्लिक प्लेस में कैसे बात करें जो उसको अपनी ओर हम आकर्षित कर सकें। तो कथा है उसमें से लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें जहां कोई मरमर या नोक की चटुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली। मतलब बोलने के टाइम में जो है ना कभी कभी अच्छे शब्द भी होता है और कहता है कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। वहां पे जब वक्ता जो होता है ना बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि ठीक है ना, वहां पे उसको तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए उसको मिलता है। और कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे ये, यदि आप बोलने में कहीं मिस्टेक कर जाते हैं तो पब्लिक के मतलब मायूस हो जाते हैं या गुस्सा हो जाता है आपके बातों से। और रहीम जी का एक दोहा है, रहमन जिहवा बावरी कह गई सड़क पतार आपू तो भीतर गई जूती खाद कपार। जी जो होता है ना, ये जी बड़ी बावली होती है, वह सड़क पतार मतलब अच्छा और बुरा कहकर वह तो भीतर चली जाती है, लेकिन जूता कौन खाता है? कपार। इसीलिए कहीं पर भी हम बोलें तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें और इतना प्रयास जरूर करें कि ठीक है ना, आपके वचनों से दूसरों को आहट ना पहुंचे और वह प्रसन्न हो जाए। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कहता है कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं। कोई चटुली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का की अंतिम सीमा है। कभी कभी दो लोग या कुछ लोग आपस में बात करता है तो अचानक एकदम जो है ना इतना जोर से हंसी आ जाती है कि समझिए वर्णन उसका नहीं किया जा सकता। कहता है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना है। मतलब स्पीच का मतलब एक ही चीज होता है, सुनने वालों को अटैक करना, मतलब जो है ना उसको जो है ना और जोश और उत्साह उसमें पैदा करना। कहता है कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेगदर हो धक्के खाती फिरती है। स्पीच का वह संजीदगी बेगदर हो वह धक्के खाती फिरती है। तो अगला स्टेप हम लोग जानेंगे, जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए जहां
आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी को भी अत्यंत आवश्यक है, वाजिब है। जहां पर खाना पीना कोई भी चीज हो, जितना जरूरी है आदमी के लिए, तो उतना में से ठीक है ना, बातचीत भी बहुत जरूरी है। कहता है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित हल्का स्वच्छ हो, परम आनंद मग्न हो जाता है। चित माना चेहरा होता है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है ना, जो भी कुछ बोलता है वो सामने बोलता है, पीठ पीछे या कुछ बातें वह नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ठीक है गांव घर में मुंह फोर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि मतलब वह बोलता है कि हम जो भी बोलते हैं तो सामने में बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते हैं। तो और वह जो भी कुछ बोलता है ना, तो वह जो है ना धुआं और मवाद बनकर निकल जाता है। मतलब आप लोग सुने होंगे, गांव घर में लोग सब बोलता है कि बोलने से जो होता है ना, मन हल्का हो जाता है। तो इस तरह से वह मवाद बनकर जो है ना, धुआं बनकर वह बात के माध्यम से निकल जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, पूछिए मत, वह तो परमाणु बम से भी अधिक विस्फोट करता है जब बोलता है तो। क्योंकि उसका जो है ना मवाद जो होता है, बोलने की जो होती है ना, जो भी उसका आक्रोश होता है या जो भी चीज होता है वो अंदर दबा के रखता है। और जब अचानक वह बोलता है तो एक लगता है कि बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ हो। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हर्ज का मतलब होता है अपना खुद का नुकसान। ठीक है, अभी के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां, लड़के और लड़कियां, युवा और युवतियां जो है ना बात करने में माहिर है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे वह जो है ना बातें करते हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है, जो कि यह बहुत गलत है। क्योंकि आपको जो है ना पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। और लत लत जो है ना मेहनत का होना चाहिए। और जितना आप अच्छे चीजों का लत लगाइएगा उतना ही अच्छा आएगा। नहीं कहते हैं थिंक पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव। इसीलिए आप जो है ना अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और बात बात करने का लत जो होता है ना बहुत प्रकार का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है ना एक जगह बैठ के गप मार रहे हैं, दूसरों का चुगली कर रहे हैं। कितना लोग ऐसे होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की जो है ना निंदा करने में उसको बहुत आनंद आता है, बहुत। और वह सोचता है कि हम बहुत मतलब अच्छे इंसान हैं। इसलिए बोलते हैं कि ठीक है ना, दूसरों में कमी मत ढूंढिए। कमी ढूंढना हो तो अपने अंदर ढूंढिए कमी को, और उस कमी को ढूंढकर दूर करने का प्रयास कीजिए। तो कहता है पर वे बातचीत का मजा नहीं लेना चाहते। अभी के देखिए बच्चे सब जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते, लत होता है। अब इसमें हम जानेंगे, कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह कर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। समझे कि नहीं? रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा है। और जो है ना उसमें वो प्रैक्टिकल करने के लिए जो है ना मतलब 16 वर्ष तक जो है ना जानवरों के बीच उनको रखा गया। और उनके बाद 16 वर्ष के उसके मुख से जो है ना वो बोलने तक के लिए भूल गया था। ऑटोमेटिक है, आप किसी भी माहौल और परिवेश में रहिएगा ना तो उस तरह का जो है ना उसमें हो जाता है। एक हर चीज का कुछ ना कुछ माहौल होता है, तो उस पे सब डिपेंड करता है। यदि आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे, प्यार का भूखा सब होता है। रस्सी से बंधा पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी हो, सब तोड़कर आजाद होना चाहता है। गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, यदि कोई गाय कोई बैल
अचानक उसकी जो है ना पगहा टूट जाता है, रस्सी टूट जाता है, पूरे गांव ढिंढोरा पीट देता है। लगता है कि एकदम उसको मतलब वो आजाद हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो जो था ना, इसका एक किस्सा था। और जो है ना 16 वर्ष तक के जो है ना मनुष्य के मुख देखने को भी उसको मतलब जो है ना मनुष्य का जो है ना मुख जो है ना 16 वर्ष तक देखने के लिए नहीं मिला था। और उनके बाद जो है ना कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच उसको रखा गया था। तो उसके वह व्यक्ति था फ्राइडे, तो उसके मुख से जो है ना एक बात सुनी उसने। कहता है कि यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरों से फिर से आदमी का चोला पाया। वह व्यक्ति थे कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। समझे कि नहीं? रॉबिन्सन क्रूसो नहीं थे मतलब। तो इसमें सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है कभी एक बार भी साक्षात नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालच रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आस आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है कभी एक बार भी साक्षात नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालच रहती है। और अपना अभ्यंतरिक भाव मतलब अंदर की जो भावनाएं होती है, मन की जो भावनाएं होती है, दूसरों पर वह प्रकट करता है बोलकर। दूसरों पर वह क्या करता है? बोलकर प्रकट करता है। और उसका आस आप ग्रहण कर लेना मतलब जो बोलता है उसका भाव आप ग्रहण कर लेते हैं। और सच है, कहते हैं यहाँ पे कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। ये देखिए लाइन आपका बहुत अच्छा लाइन है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। ये पंक्ति जो है ना बेन जॉनसन ने कहा है कि मनुष्य जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। इसके बाद इस बात की सीमा दो इस बात की सीमा दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए अभी हम लोग बेन जॉनसन के बारे में बोले कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। लेकिन एडिसन का मत है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। ये भी सही है। असल बातचीत अभी देखिए मतलब इसलिए कोई भी युगल प्रेमी जो होता है आपस में एक जगह बैठकर बातें खुलकर बातें करता है। यदि वहाँ तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह बात जो होता है ना थोड़ा ये चेंजिंग हो जाता है। वहां पे चौथा आता है तो और चेंज हो जाता है। इसलिए असल बातचीत जो है ना दो व्यक्ति के बीच में ही होती है। जिसका तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बातें कोसों दूर हो गई। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। मतलब दो व्यक्ति के बीच होता है तो उस बात को जो है ना दबा सकता है। लेकिन 6 लोगों के कानों में यदि बात चला गया तो समझिए वह जो है ना राज खुल जाता है। कहता है कि दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख और ज्ञानी समझ बैठेंगे। मतलब दूसरे तीसरे आदमी आ जाने के बाद वो उस बातचीत को जो है ना कहता है कि
पानी पीना बहुत जरूरी है, बीच बीच में गला सूख जाता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी, गर्म दूध ठंडे पानी, दो बर्तन पास पास साट रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि एक बर्तन में, एक पात्र में आप जो है ना गर्म दूध रखते हैं और एक पात्र में ठंडे पानी, और दोनों को बगल में ज्यादा डिस्टेंस मैंने सट के ही रख दिया जाए तो एक का असर दूसरे के असर में हो जाता है और दूध जो है ना ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है ना दो व्यक्ति एक जगह बैठकर सट कर जब यदि बातें करता है तो वह खुलकर बातचीत करता है, और समझे कि बात नहीं करने के बाद उतना असर होता है, तो बात करेगा तो कितना असर होगा। दिया गया है कि अर्थात यहाँ पे तब बोलने को कौन के, एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करता है, मतलब एक जगह बैठ जब भी जाता है ना तो एक का जो है ना फीलिंग जो होता है दूसरे में प्रवेश कर जाता है। कहता है जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। कहता है कि इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, क्या हम नहीं करेंगे या आप नहीं कर पाइएगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और कहता है कि अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली अब तीन व्यक्तियों के बीच आप देख सकते हैं इस बातचीत को। कहता है कि मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, ठीक है, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो, तीनों कौन है, और तीनों मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, परंतु जब चार आदमी हुए तब बेतुकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी, मतलब जो है ना दो व्यक्ति में जितना खुल के बातें हो सकता है उतना तीन आदमी में खुलकर बातें नहीं हो सकता है। कहता है कि जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेटली गौरव संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। कहता चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। मतलब चार लोगों की बातचीत को जो है ना राम रमोवल कहा गया है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें चार सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। मतलब कुछ ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो कि इसमें दी गई है, या क्या कहते हैं बाबा आदम के ही यदि दास्तान शुरू हो जाता है या किसी का स्टोरी शुरू हो जाता है तो समझिए कि कितना समय बीत गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जा रहा है तो जा रहा है। कहता प्राय अंग्रेजों राज प्रदेश पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। कहता है कि पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नचा करेंगे। अपनी लियायत के नशे में चूर हम चुनी दिगारे नेस्त नेस्त अरकपन की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि जो है ना
पुराने समय की यदि हम लोग बात करेंगे तो उस समय जो है ना बातचीत का जो होता था ढंग जो होता था, दो व्यक्ति यदि एक जगह बैठ जाते थे तो या तीन व्यक्ति ही चार व्यक्ति ही तो बातें तो होवे करती थी, लेकिन बात जो है ना बहुत लंबा चला जाता था और इतनी बातें होती थी कि वह एक तरह का समझे कि वह फॉर्मेलिटी हो जाती थी। तो कहता है कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। अब देखिए दो सहेलियों की यहाँ पे बातों का जिक्र किया गया है कि दो सहेलियां किस प्रकार बातों का जायका निराला है। कहते हैं कि रस समुद्र का मानो उमरा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की सरस सनी बात सुनने की कभी भाग लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटियों वाली हो तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरने का कोई ऐसा रम रस छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोडे दांते निकल लड़ने लगेगी, एकदम ठहाका मारेगी, एकदम मार के हंसेगा, चलते रहेगा रमन। कहता लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोयन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का रस स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। मतलब जो है ना सुस्त और बोधा लड़का हुआ तो जो कुछ थोड़ा पढ़ने में कमजोर बच्चे होते हैं तो उनको जो है ना सब दबाते हैं, और कहता है कि जो थोड़ा होता है ना तेज तो कहता है इसमें कि वो अपने आप को गुरु मानते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंध की बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। नहीं कहता है कि तुम बहुत बतलंगर है, मतलब छोटे छोटे बातों को बहुत बड़ा बातें बनाकर बात को जो है ना बहुत तरह का बात बोलते रहता है, तो जो है ना वो उसको जो है ना बतकही कहा गया है। कहता है कि लड़की लड़कों वाले की ओर से एक दूसरे के आदमी बीच वाई होकर दोनों में विवाह संबंध की बातचीत करते हैं। मतलब बातचीत जो है ना बहुत प्रकार का होता है, और जैसे मान के चलिए ठीक है कहीं व्यापार से रिलेटेड हो तो वहां पे बातचीत करते हैं, और जहाँ प्रेम लाभ हो वहां पे बातें करता है। और इनके बाद कहीं पर लड़का लड़की की यदि संबंध या रिश्ते की बात हो तो वहां पे बात करते हैं। नहीं बोलता है कि आज एक ना रिश्ते की बात करने के लिए जाना है, तो उस दिन बिरदारी वाले बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़ाई लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। मतलब जब बातचीत होता है उसके दौरान तब बोल दिया जाता है कि मतलब फलना की लड़की और फलना के लड़कों के साथ जो है ना उसका शादी का बात पक्का हो गया। और कहता है कि यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, और चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और सब भी ढंग है। मतलब बात करने का बहुत सारे ढंग हैं, ठीक है ना। तो जानेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे यूरोप होगा, ध्यान रखना, ये यूरोप।
कहते हैं यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ठीक है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसे आप क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ गया है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, दोनों इसे नहीं पाते। कहता है कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्या मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कानों को अत्यंत सुख मिलता है। समझे ना? मीठी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो आप लोग भी ठीक है ना, कहीं पर सत्संग गए होंगे तो वहाँ भागवत कथा गए होंगे, तो वहाँ जो प्रवचन बोले जाते हैं महाराज जी सब, तो जो है ना श्लोक पहले बोल दिया जाता है और उनके बाद उसका अर्थ समझाते हैं, और जो कि वह श्लोक सुनने में बहुत कान को जो है ना आनंद आता है। हमें भी आनंद आता है, आपको भी, सबों को आनंद आता है। तो वह भी बातचीत करने का एक ढंग है। कहता है सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कर्म में रसभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सैन्य अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। कहता है कि मुर्ग और बटेर, मतलब मुर्गा और बटेर जो होता है कि लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरण कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जो चर्चा होता है कि मतलब नहीं कहता है कि आओ कांव कांव आप करते रहते हैं, इतना बोलते हैं, लगता है कि बहुत बड़े पंडित हो गए हैं। और इनके बाद जो है ना यहाँ पे दिया गया घंटों भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। इस तरह का कभी कभी नोक झोंक होता है, तो बातचीत में ये सब चीज बोलने के लिए सुनने के लिए मिलता है। कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि, कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्टर सब होता है, तो बातें करता है दूसरे से तीसरे से, तो ये सब भी बात के माध्यम से ही और आगे चीज को ले जाता है। कहता उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े के हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी। साल में लाखों की आमदनी होने लगी। मतलब बातचीत के माध्यम से ही जो है ना वह उसका धीरे धीरे जो है ना प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो है ना वह लाखों की कमाई करने लगते हैं, और उसके पास हजारों लोगों की जो है ना जीविका उससे चलने लगता है। कहता है 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारा गर्भित होती होगी। कहते हैं अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे कहता है कि 25 ऊपर वर्ष वाले के बातचीत अवश्य ही अलग होगा। अब देखिए कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, या जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे होता है कि ठीक है ना कॉलिंग का सिर्फ काम करता है, कॉलिंग सर्विस का काम करता है, जिससे कॉल आता है तो उठा के कस्टमर से बातें करना। तो जो जो भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक मतलब कोई भी काम करता है तो उसका एक अनुभव होता है जो कि बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो यहाँ ये दिया गया है कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ ठीक है ना सारा गर्भित होती होगी।
और अनुभव और दूरदर्शी होगी, मतलब उसका अनुभव थोड़ा ज्यादा होगा और दूरदर्शी होगा, से खाली ना होगी। लेकिन 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें थोड़ा कम होता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ी रहती है। ये 25 वर्ष की कम उम्र के लिए कहता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, कौन, बालकृष्ण भट्ट ने, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बातचीत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करें या हम ही जाकर दूसरों की कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए ही जाना ही अनादर मूल्य है, और ना जाने पर, मतलब कहता है कि यहाँ पे महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, मतलब कोई भी जो है ना अतिथि आता है तो उसका जो है ना पूरा सेवा होना चाहिए, और यदि ना होता है तो जो है ना शिष्टाचार में त्रुटि कहा जाता है। और कहता है अगर हम ही उनके यहाँ अगर गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर, ऑटोमेटिक है, बिना बुलाए यदि चले जाते हैं तो वहाँ अनादर का मूल है होता है। और कहता है कि जाने पर अपने मन की माफिक बर्ताव न किए गया हो तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ हो। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। इसलिए सबसे उत्तम, कहता है कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं, कौन, बालकृष्ण बताते हैं कि इसलिए हम सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, मतलब हमारी भीतरी जो भीतर की जो मनोवृत्ति होती है, अप्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, कहता जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। और कहता है कि इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। चित्त में चेहरा होता है, और मतलब जो है ना, कहता है कि इसमें से कवि कहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है आपको, कहता है कि 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका, ये इस लाइन को मतलब कहता है कि हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। भीतर की मनोवृत्ति जो होता है ना, वह प्रतिरक्षी जो होता है नए रंग दिखाती है। और कहता है कि प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, मतलब जिसमें आप जैसी सूरत देखना चाहते हैं वैसी सूरत आपको दिखाई देती है, जो एक ऐसा चमनस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। कहता है कि ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, नहीं, समझे कि नहीं। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका है। कहते हैं इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त का एगार करना, या जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं। आप देखिए हम लोग यहाँ पे दिया गया है पंक्ति आपका कि वर्षों के अभ्यास के उपरांत
यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मनो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से जाने कितने प्रकार की दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। मतलब कहता है ना, ये जिह्वा जो होता है, आपको नहीं बताए थे कि ठीक है ना, रहमन जिह्वा बाबरी कह गई सड़क पतार आपू तो भीतर गई जूती खात कपार। तो नहीं कहता हमारी जिह्वा कतरनी कतरने के समान वह होता है कि समान सदा स्वच्छंद चला करती, मतलब बालकृष्ण भट्ट बोलता है एकदम हम स्वच्छ हमेशा बोलते हैं। और कहता है उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो मतलब यदि उसको हम लोग काबू में नहीं कर सकते हैं, बोलने के क्रम में यदि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ठीक है ना, क्रोधित बड़े बड़े और जय शत्रुओं के बिना, मतलब बड़े बड़े योद्धा जो है ना वजह हो जाते हैं। और कहता है कि प्रयास जीत अपने वश में कर डाला, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमास का एकमात्र सोपन है। तो आप लोग उम्मीद है कि बातचीत जो है ना इसका सानस निबंध जो है ना हम प्रयास किए समझाने का। और ये मेरा 12th क्लास में जो है ना हिंदी का जो है ना फर्स्ट क्लास है। हमसे जो भी त्रुटियां होगा उसके लिए हम ठीक है ना क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं आप तक जो है ना अच्छे तरह से इस चीज को एक्सप्लेनेशन कर सके। वैसे हम ऑफलाइन में इसे अच्छे तरह से कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है ना फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा संकोच होता है और कैमरा फेस में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसी लेकर जो है ना थोड़ा, और कोई बात नहीं है। और हम प्रयास करेंगे कि खुलकर आप लोगों से बातें करें और खुलकर आप लोगों को जो है ना एक्सप्लेनेशन कर सकें। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।